अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेसिकली आपका 4। 4 किस चीज़ को डिनोट करता है? 4 डिनोट करता है बेसिकली आपके टेन्योर को। तो आपको 4 साल की से ऊपर पे गाड़ी नहीं लेनी है, 4 साल से ऊपर पे फाइनेंस नहीं करवानी है गाड़ी। तो अगर आपने कोई गाड़ी ली है और आपने उसको फाइनेंस करवाया है 5 साल के ऊपर, तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा। जो दिखता है वो बिकता है। ये बात मेरे एक रियल एस्टेट में एक फ्रेंड है, उन्होंने कही थी, और डेफ़िनेटली ये पुरानी एक सेइंग है, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली मैं यूएई से कुछ दिनों के लिए चला गया था, और फिर जब वापस आया था, जब उन्होंने ही मुझे पिक किया था, और जब उन्होंने पिक किया था तो उनके पास रेंज रोवर थी, और नई वाली रेंज रोवर थी। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा भाई साहब ये क्या सीन है? तो उन्होंने कहा सर आजकल जिस जिस डोमेन में हम, और उन्होंने रिसेंटली रियल एस्टेट ज्वाइन की थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आजकल जिस डोमेन में मैं आ गया हूँ, तो वो बेसिकली इसी पे चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी तो और जो मैंने थोड़े से अच्छे कपड़े पहने होंगे, तो मेरी डोमेन ऐसी है कि मुझको ये शो करना पड़ता है, और इसकी वजह से मुझे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं कुछ पार्शियली इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन नॉट 100%। तो इस पे आज बात करेंगे। बात बेसिकली ये करेंगे कि आपकी वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे आपको गाड़ी लेनी चाहिए, और वो कौन सा एक थंब रूल है जिस पे आपको गाड़ी को जज करना चाहिए अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी जैसी चीज़ जब भी लें वो कैश पे लें, लेकिन बहुत सारे टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको कैश पे लें। तो मैं आज जो बात करूँगा वो बेसिकली यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, या ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। उसमें पाकिस्तान पे भी हम आएंगे, लेकिन पाकिस्तान, ऑल्दो कि पाकिस्तान के ऊपर भी यही फॉर्मूला लगना चाहिए, लेकिन लोग नहीं लगाएंगे, और उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं लगाएंगे। तो इस वीडियो के 3 सेक्शंस होंगे। इन तीनों सेक्शंस में हम अलग अलग बात करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि आपको बेसिकली गाड़ी चाहिए क्यों। दूसरा टॉपिक ये होगा कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो उसमें न्यू गाड़ी लेनी चाहिए या यूज कार लेनी चाहिए, या कार फाइनेंस करना चाहिए या कैश पे लेना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे थंब रूल की, जो गाड़ी खरीदने से पहले आपको अपने अपने जो भी बंदा है जो गाड़ी खरीद रहा है उसको अप्लाई करना चाहिए। और बाय द वे मैंने बोल तो दिया आपको कि पाकिस्तानियों को ये अप्लाई करते हुए थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन करना यही चाहिए, होना इसी तरह से चाहिए। अब वो अलग बात है कि जब मैं बात करूंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एनीवेज जो बात कर रहे हैं रूल की वो है 24 और 10 का रूल। 24 और 10 के रूल के ऊपर हम इसके बाद बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि गाड़ी आपको चाहिए क्यों। इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें, और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। नीचे मैंने लिंक डाल दिया, बहुत सारे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर न्यूज़लेटर निकालता हूं। आप अगर उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इनबॉक्स में भी मिलेगा न्यूज़लेटर, और वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें न्यूज़लेटर को, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को भी। सबसे पहले तो भाई देखें, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं या कहीं भी दुनिया में रहते हैं, तो कहीं कहीं तो गाड़ी की जरूरत है ही नहीं आपको। मैं लंदन की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को गाड़ी की ज़रूरत है ही नहीं। अब फैमिली के साथ होते हैं तो शायद आपको फिर ज़रूरत पड़ सकती है, ज़ाहिर सी बात है जब आपको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिटी जा रहे होते हैं, इसी तरह आप कराची में अगर आप हैं, कराची में अगर आपको सदर जाना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है गाड़ी को पार्क करना, गाड़ी ट्रैफिक होती है, आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है। इसी तरह से अगर आप दुबई में हैं तो बहुत सारी जगहों पर आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं और मेट्रो से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दुबई के अंदर एक अलग डायनामिक है। हम वैसे बात जो करेंगे उस फॉर्मूले को पहले दुबई पे ही इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा आपके घर में कोई कोई ऐसा लेट्स से पेशेंट हो सकता है जो डिसेबल हो, और उसको उसको आपको आना जाना करना हो गाड़ी के अंदर। इसके अलावा आपके पास कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि बहुत लॉन्ग रूट पे आपको जाना हो और वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही हो। बहुत सारे और इस तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं जिसमें आपको गाड़ी की ज़रूरत लाजमी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहाँ पर आपको शायद गाड़ी की ज़रूरत ना हो, आप सिर्फ उसको अपने स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हो। जिस तरह मैंने कहा था ना कि जो दिखता है वो बिकता है, हो सकता है आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हो सकता है आपकी जॉब के अंदर आपकी गाड़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो। अब हो सकता है उसके अंदर वो गाड़ी एक गाड़ी ही चाहिए हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए, या हो सकता है आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए जस्ट टू पोर्ट्रे, और शायद आपको अपनी जॉब के अंदर एक्सेल करने के अंदर वो अच्छी गाड़ी फ़ायदा करे। ये बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि मैं जिन फ्रेंड की बात कर रहा था, इवेंचुअली उन्होंने वो रेंज रोवर बेच के यारिस ले ली थी, और यारिस पे भी वही काम कर रहे थे उसी तरह के क्लाइंट से। तो ये कभी-कभी बंदा दिमाग में भी बना लेता है, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट देखे हैं जिनके पास ऑडीज़ होती हैं, रेंज रोवर्स होती हैं, मर्सिडीज़ होती हैं, लेकिन पीछे से बेचारे खोखले होते हैं, और इवेंचुअली एक टाइम आता है जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता है और वो गाड़ी खर्च करके चली जाती है। तो इसलिए ये अपने माइंडसेट के ऊपर भी बात होती है। मैं कुछ हद तक मानता हूँ जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पर आपके अपने दिमाग का फतूर भी होता है। नाउ बात करते हैं आपको गाड़ी नई लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए। अब जो फ़ॉर्मूला हम बात करेंगे उससे आप अपनी ऑटोमैटिकली अपनी सिचुएशन के हिसाब से अब देख सकते हैं। आपको गाड़ी नई जब लेंगे तो अगर आपको फाइनेंस करवानी है तो आपके पास इतने पैसे हैं कि फाइनेंस करवा सकें। उस फ़ॉर्मूले के ऊपर आप फिट होते हैं कि आप फाइनेंस करवा सकें।
और अगर नहीं होते तो आपको फिर यूज्ड ही लेनी चाहिए। यूज़ लेने के अंदर आप ये सोच लें कि अगर आप यूज़ लेते हैं तो उसके अंदर जब फाइनेंस करवाएंगे गाड़ी को तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो फिर तो आप नहीं ले लें, और अगर आपको यूज़ लेनी है तो वो कैश पे लें। तो ये चीज़ें अपने जहन में बिठा लें। एक मिथ जो हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस एप्रिशिएट करती हैं, वो एक मिथ है मेरे ख्याल से। वो एक आप उसको ऐसे कह सकते हैं, आजकल तो खैर सिनेरियो ऐसा बन गया कि पूरी दुनिया में ही इस तरह से कि यूज़ कार्स की एप्रिसिएशन हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डॉलर भी एक अलग फैक्टर आ जाता है डॉलर की एप्रिसिएशन का, तो उसके अंदर भी गाड़ियाँ जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं या जो बन भी रही हैं उनके इम्पोर्टेड पार्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर वो गाड़ियाँ भी महंगी हो जाती हैं। तो वो एक तरह से आपको लगता है कि वो एसेट बन गया है और उसकी प्राइस बढ़ गई है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से माइंडसेट में लेके चलेंगे तो वो फिर काम नहीं चलेगा। ये एक परसेप्शन है, क्योंकि उसके उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको गाड़ियाँ बार-बार बदलनी है, खरीदनी नई गाड़ी लेनी है, पुरानी गाड़ी बेचनी है, तो ये अगर आप साइकिल में चलेंगे तो फिर उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो आपने 5 साल पहले नई गाड़ी ली थी वो आज ठीक है महँगी आपने बेच दी। हो सकता है ओरिजिनल प्राइस से भी महँगी बेच दी हो आपने। लेकिन जो नई गाड़ी उसी मॉडल की जो नई गाड़ी लेने जाएँगे, वो भी तो महँगी मिलेगी ना, वो तो सस्ती नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये मिथ है, इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको सोच रहे हैं। तो ये चीज़ भी अपने ज़हन में आपके होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल वीडियो के पॉइंट की तरफ कि आपका रूल जो है, उस रूल के ऊपर कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। रूल क्या है? मैंने जैसे कहा कि 20, 4 और 10 का रूल। 20 का मतलब ये है कि आपको हर सूरत में 20% की डाउन पेमेंट करनी है। अगर आपके पास लेट्स से अगर आपकी 50 लाख की गाड़ी है, मैं अभी रुपयों में बात करता हूँ, 50 लाख की गाड़ी है, तो आपको 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट 20% में करनी है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ी की प्राइस की। अभी हम इसमें इंश्योरेंस नहीं ऐड कर रहे हैं, अभी हम उसके अंदर उसकी जो दूसरी एक्सपेंसेस हैं वो ऐड नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो कि वो ऐड कर लेना चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि आपको हर तरह की कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, पेट्रोल की कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सारी चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी हम टू मेक इट सिंपल, मैं इसको रख रहा हूँ सिर्फ़ गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट पे। तो गाड़ी की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो लेट्स से 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख के ऊपर 20% लगाएँगे, तो वो तकरीबन 10 लाख रुपए बन जाएगा। तो 10 लाख रुपए की आपकी डाउन पेमेंट लाज़मी होनी चाहिए। तो लाज़मी आपको कोई 10% बोले, आपको कोई 15% बोले, आपको 20% अपना रूल बनाया हुआ है, आपको 20% डाउन पेमेंट करनी है। ये हो गया 20। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेसिकली आपका 4। 4 किस चीज़ को डिनोट करता है? 4 डिनोट करता है बेसिकली आपके टेन्योर को। तो आपको 4 साल की से ऊपर पे गाड़ी नहीं लेनी है। 4 साल से ऊपर पे फाइनेंस नहीं करवानी है गाड़ी। तो अगर आपने कोई गाड़ी ली है और आपने उसको फाइनेंस करवाया है 5 साल के ऊपर, तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा। आपको 20% डाउन पेमेंट करनी है और 4 साल के ऊपर उसको फाइनेंस कराना है। नेक्स्ट आता है 10। 10 का क्या मतलब है? 10 का मतलब ये है कि जो आपकी मंथली इनकम है, मंथली इनकम लेट्स से आपकी, अब मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि 1 लाख रुपए, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10% से ज़्यादा आपकी मंथली जो नेट इनकम है उससे ज़्यादा की आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए। अब इस इस रूल को हम दुबई के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। दुबई की कुछ गाड़ियाँ अज़्यूम करता हूँ मैं, लेट्स से मैं यारिस की बात करता हूँ। अच्छा, जो प्राइसेज़ हैं ये मैंने अपने दिमाग में रखी हुई हैं, मुझे नहीं पता कि ये करंट प्राइस इस तरह ही है कि नहीं है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए। लेकिन आप एक कॉस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि लेट्स से यारिस आपको 45,000 की मिलती है, कोरोला आपको लेट्स से 65-70,000 की मिलती है। इसी तरह फॉर्च्यूनर आपको लेट्स से 1,25,000 की मिलती है। प्राडो आपको मिलती है 170,000 दिरहम्स की। इसी तरह से निसान पेट्रोल लेट्स से 3,20,000 दिरहम की मिलती है। अब इन पैसों को अगर आप देखते हैं और आप अपनी सैलरी को रखते हैं और आप अपनी इस रूल को रखते हैं सामने, तो इन सारी जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं, इसके अंदर आपको 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 20% डाउन पेमेंट के हिसाब से यारिस के अंदर आपको तकरीबन कोई 9,000 दिरहम देने पड़ेंगे, कोरोला में 13,000 दिरहम देने पड़ेंगे, फॉर्च्यूनर में 25,000 दिरहम देने पड़ेंगे, प्राडो में 34,000 दिरहम देना पड़ेंगे, और निसान पेट्रोल में लेट्स से अगर 3,20,000 दिरहम की है तो आपको 64,000 दिरहम देना पड़ेंगे। ये आपकी डाउन पेमेंट हो गई। अब आते हैं लेट्स से आजकल यूएई के अंदर जो इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट रेट कह लें, जो भी कह लें आप उसको, वो बैंक फाइनेंस करवाते वक्त आपको 3% के करीब पड़ता है। 3 to 4% जो भी पड़ रहा है, आप मैं बाय द वे एक्सेल शीट नीचे रख दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको देखना है तो देख लें। इस वीडियो के अंदर जो मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ, जो इंटरेस्ट रेट आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक फिक्स्ड रेट के ऊपर लगा रहा हूँ। ये आप हो सकता है आपको जो आपका बैंक कोड करे वो रिड्यूसिंग पे कोड करे, तो रिड्यूसिंग को आपको कन्वर्ट करना होगा फिक्स रेट के ऊपर, फिर जाके इस एक्सेल शीट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सेल शीट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 3% के ऊपर आपको लेट्स से फाइनेंस करवा सकते हैं आप यूएई के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर आप आएँगे तो आपको ये जो आफ्टर 20% डाउन पेमेंट, उसके अंदर आपको जो पेमेंट करनी है ओवर द 4 ईयर्स एवरी मंथ, उसकी ईएमआई कितनी बनती है। तो ईएमआई आफ्टर
एडिंग अप द इंटरेस्ट जो भी आपका बनता है 4 साल का, वो आपकी बनती है EMI फॉर 4 ईयर्स। यारिस की जो बनेगी वो तकरीबन 1000 दिरहम बनेगी, जो आपकी कोरोला की बनेगी वो तकरीबन 1500 दिरहम बनेगी, जो आपकी फॉर्च्यूनर की बनेगी वो तकरीबन 2800 दिरहम बनेगी, और जो प्राडो की बनेगी वो तकरीबन 3800 या 3900 दिरहम बनेगी, और इसी तरह से निसान पेट्रोल की 7000 दिरहम बनेगी। अब जो ये अमाउंट आ गई है, इस अमाउंट को आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, नेक्स्ट रूल के जो उसका अगला रूल है, उस सॉरी जो नॉट अगला रूल, जो अगला स्टेप है उस रूल का, उस पे डालना है। ये बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट है। जैसे कनाडा के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्ट्रेस टेस्ट होता है ना, तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रेस टेस्ट है आपका, अगर गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं। गाड़ी फाइनेंस करवाते वक्त जो आपका लास्ट स्टेप होगा, यहाँ तक तो हो गया ना कि आपने 20% डाउन पेमेंट कर दी, आपने इसके अंदर जो जो EMI आ गई है आपके पास, वो आपको वैल्यू आ गई है, 4 साल के लिए आपने उसको फाइनेंस करवाया है। अगला जो लास्ट स्टेप है स्ट्रेस टेस्ट का, वो है आपकी सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी लेट से 10,000 दिरहम के इक्विवेलेंट है, अराउंड 10,000 दिरहम है, तो आप एक यारिस अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इस पे मैं बात करता हूँ कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से, क्योंकि ये रूल बना है लेट से वेस्टर्न कंट्रीज़ का। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे आपके पास जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं। लेट से हेल्थ केयर कवर्ड होता है, लेट से बच्चों की एजुकेशन कवर्ड होती है। तो यहाँ पर आपके वो एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर यूएई में रहते हुए शायद आपके वो एक्सपेंसेस आ रहे हो, तो आपको अपने हिसाब से इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये सही कैलकुलेशन है कि नहीं है। तो यारिस के लिए 10,000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए अगर आपको इस रूल के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। कोरोला के लिए आपके पास 15,000 दिरहम की सैलरी होनी चाहिए अगर आपको इस रूल के ऊपर मैच करना है। फॉर्च्यूनर के लिए आपके पास 28,000 दिरहम की सैलरी होनी चाहिए ताकि आप 2800 दिरहम की इंस्टॉलमेंट पे कर सकें एवरी मंथ। इसी तरह से प्राडो के लिए 38,000 39,000 दिरहम की आपकी सैलरी होनी चाहिए ताकि जो 10% का रूल है इसके ऊपर आप आ सकें। जो निसान पेट्रोल है उसके लिए 73,000 दिरहम की सैलरी होनी चाहिए। और आप खुद सोच सकते हैं कितने लोग आपके जानने वालों में से कितने लोगों ने निसान पेट्रोल निकाली होगी और उनकी 73,000 दिरहम सैलरी नहीं होगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो रेंज रोवर, लेट यू नेम इट, हर तरह की गाड़ियाँ लोगों ने निकाली हुई हैं, लेकिन इस रूल को कोई फॉलो नहीं किया हुआ। अब उसमें किसी को फॉलो करना है तो करे, नहीं करना तो नहीं करे। मैं तो सिर्फ एक अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसी फॉर्मूले को आप पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं, गाड़ियों की प्राइसेस वो अपर साइड पर होती हैं, जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को जब आप कपल करेंगे, तो मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, आप खुद ही देख लीजिएगा, इस एक्सेल शीट के अंदर मैंने डाल दिया है जो कैलकुलेशन है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मैंने एज्यूम किया 7-8% के करीब इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो एज्यूम किया है, जबकि वो तकरीबन 14-15% है। लेकिन मैंने जस्ट टू बी ऑन द लीनियंट साइड मैंने उसको 7% इसलिए किया है कि लेट से हो सकता है वो रिड्यूसिंग में उसको ऑफर कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर डायरेक्ट आपको जो इंटरेस्ट रेट इसमें फिक्स किया हुआ है वो 7% पे, आप चेंज कर सकते हैं उसको, 14% कर सकते हैं अगर आप एक्सेल शीट पे करना चाह रहे हैं उसको। इसके बाद नंबर ऑफ फाइनेंसिंग ईयर्स 4 ईयर्स ही होंगे। डाउन पेमेंट आपको 20% करनी होगी। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कोरोला अगर 45 लाख की रुपए की है, क्योंकि अब आफ्टर ऑल द डिवैल्यूएशन और जो पैसे बढ़ने हैं और सब कुछ होने के बाद शायद 45 लाख की होगी वो, या हो सकता है ज़्यादा की हो। तो 45 लाख की कोरोला के लिए आपको 20% डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको तकरीबन उसके अंदर 9 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट करनी है, और उसके बाद जो आपको 4 साल पे उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो तकरीबन कोई 1,14,000 रुपये बनेगी। अब 1,14,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जब बन रही होगी, तो वो जो हमारा रूल था कि 10% आपकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, तो वो तो फिर 10 लाख रुपए के ऊपर सैलरी चली जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग फिर मुझे कुछ कहेंगे फजूल में, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊँ लिटरली यही चीज़ मैंने कुछ इंडियन चैनल्स देखे थे, वो लोग भी इसी तरह से कैलकुलेट कर रहे थे। मैंने वेस्टर्न चैनल देखे हैं, वेस्टर्न न्यूज़ की वेबसाइट देखी हैं, उनका जो कार बाइंग का रूल है वो भी इसी तरह से है। तो अगर आपको इसमें एतराज़ है, तो बेसिकली हमारी जो मेंटालिटी है उस पे एतराज़ होना चाहिए, इस फॉर्मूले पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला इसी तरह रहेगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कैश पे गाड़ी खरीदें, और अगर नहीं खरीद सकते, ठीक है, मैं कहता हूँ चलो 4 साल पे नहीं तो 5 साल के ऊपर गाड़ी एक दफ़ा ले ली आपने, तो वो लेट से नई गाड़ी 15 साल भी चल सकती है। मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पर गाड़ी, पाकिस्तान के अंदर 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। दोनों गाड़ियाँ और एक 20 साल पुरानी है, एक नॉट 25 साल, 15 साल पुरानी गाड़ी है। तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सही चल रही हैं। हमारा यूज़ भी कम होता है खैर, तो इसलिए वो सही चल रही हैं। पाकिस्तान में जो यूएई के अंदर मेरी गाड़ी है वो तकरीबन कोई 8 साल पुरानी होने वाली है, तो बिल्कुल सही चल रही है वो। उसको मैंने अगर लेट से 4 साल, वैसे तो मैंने कैश पे ली थी, लेकिन अगर मैंने उसको 4 साल की 4 साल की बैंक लीज़ के ऊपर लिया होता, तो 4 साल पहले उसकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो चुकी होती और अब मेरे पास गाड़ी वो फ्री होती। तो ये गाड़ी लायबिलिटी होती है, आपको हर सूरत में कोशिश करना चाहिए कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको पे ऑफ करें, ना कि उसको अपने दिमाग से लगा के रखें, अपने अपने
मतलब आप सोचें ना, अगर आपकी 1,14,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट करोला की जा रही है, तो आपके बच्चों की फ़ीस कहाँ से निकालेंगे आप? उसके अंदर बच्चों की फ़ीस अच्छे स्कूल में इस वक़्त कोई 15-20 हज़ार रुपए की फ़ीस पड़ रही होती है। अगर आपके पास करोला है तो आपके पास 2-3 बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चों को आप कम से कम 15-20 हज़ार रुपए वाले स्कूल्स में शायद भेज रहे हो। तो आप सोचें कि वो कहाँ से कहाँ इन्फ्लेट करेगी, फिर प्राइसेज़ कैसे-कैसे चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएँगी। फिर पेट्रोल है, फिर इंश्योरेंस है, फिर मेंटेनेंस है और पता नहीं, यू नेम इट। तो मतलब ये रूल में कोई फ्लॉ नहीं है। रूल एक बनाया हुआ है और कोई सोच के बनाया हुआ है। डेफ़िनेटली मैं कहूँगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा-सा आसानी होती है क्योंकि वहाँ पर मीडियन इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर गाड़ियों की प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इवेंचुअली आपके नेबरिंग कंट्री भी इसी तरह के फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करते हैं, तो आपको भी यूज़ करना चाहिए। अपनी इनकम को बढ़ाएँ, अपनी इनकम को डॉलर बेस करें, लेकिन अपनी अय्याशियों को भी कम करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँ। प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैंने लगा दिया है। इसके अलावा अपने लोन्स को ख़त्म करें, लोन्स के ऊपर कैसे आप अपना क्विकली लोन ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने ज़िक्र किया था कि किस तरह से मल्टीपल तरीके हैं लोन्स को कम करने के, कुछ साइकोलॉजिकल भी हैं। उस वीडियो को जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।